वेलकम टू ऑल एवरग्रीन साइंस में आप सबका स्वागत है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं आज का टॉपिक जो है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन में क्या है कि हम पहले क्या पढ़ने वाले मैं आपको बता दूं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं पहले थियोरेटिकल चीज़ों को और इसके कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि कुछ फिजिक्स में मिसकॉन्सेप्शन जो होता है काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और वो क्या होता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर आप 10th क्लास में पढ़े होंगे तो बहुत सारी जो चीज़ें होती है जैसे कि V = IR होता है ना, आपने पढ़ा है ना ओम्स लॉ। और हम वहाँ से जानते हैं, हम NCERT में भी दिया हुआ है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I मतलब करंट, लेकिन एक्चुअल में फिजिक्स के हिसाब से होता है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, तो ये सब क्या मतलब है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम इन सब चीज़ों को भी देखने हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, एक पॉइंट पूछता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछता है घर वाले कि जाकर मार्केट से 1 किलो आलू लाने के लिए फॉर एग्जाम्पल, तो आप जाते हो और बोलते हो, जो भी दुकानदार जो है ना वो बेच रहा होता है उससे बोलते हो कि भैया मुझे 1 किलो क्या दे दो, आलू दे दो। लेकिन क्या ये फिजिक्स के हिसाब से आप सही बोलते हो क्या? आप सोचो एक्चुअली में क्या होता है, हम जब 1 किलो आलू बोलते हैं ना तो 1 किलो आलू का मतलब हुआ 1000 आलू। समझ रहे हो, हिंदी में लिख रहा हूं 1000 आलू। लेकिन दुकानदार क्या समझता है 1 किलोग्राम आलू। समझ रहे हो ना, तो कॉन्सेप्चुअली अगर बात करें तो 1 किलो बोलना गलत है, 1 किलोग्राम बोलना चाहिए। समझ रहे हो, क्योंकि 1 किलो जो होता है ना वो 1000 होता है, 1 किलोग्राम हो जाता है मतलब 1000 ग्राम होता है, 1 किलोमीटर होता है मतलब 1000 मीटर होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम अगर गलत बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है सामने को, हाँ उसको भी पता नहीं होता है दुकानदार वाले, क्योंकि उसको भी पता है कि 1 किलो का मतलब 1 किलोग्राम वेट करके हमें दे देना है। पहला मिसकॉन्सेप्शन यहाँ होता है। अगर मैं जैसे 423, अगर विराट कोहली किसी दिन शतक लगाता है और इंडिया में जीत जाता है तो इतने लाइक आए उसके फेसबुक पेज पे, लाइक आए, तो इसका मतलब के यहाँ क्या है, के का मतलब होता है किलो, मतलब इससे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ लाइक्स आया हुआ है विराट कोहली के उस पोस्ट पे। तो समझ में आया ना कि किलो क्या है और किलोग्राम क्या है, किलोमीटर क्या है। किलो एक्चुअली क्या होता है 1000 होता है, जब उसमें मीटर लगा दिया तो किलोमीटर हो गया, जब उसमें ग्राम लगा दिया तो किलोग्राम हो गया। समझ रहे हो, तो इसीलिए ये थोड़ा सा गड़बड़ है, मतलब लोग इसको किलो ही बोलते हैं जबकि हमें किलोग्राम बोलना चाहिए, है कि नहीं। तो दूसरा हम बात करते हैं वेट और मास को लेकर, वेट एंड मास को लेकर। जनरली क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि आप अपना वेट बताओ तो हम क्या बोलते हैं, मेरा वेट जो है 65 kg है। ये बोलता है कि मेरा वेट जो है 50 kg है। तो क्या ये हम सही बोलते हैं? देखिए वेट, याद कीजिए 9th-10th में आपने पढ़ा था कि वेट जो होता है ना वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो जब वेट क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वेट का जो ऐसा यूनिट होना चाहिए वो तो न्यूटन होना चाहिए ना। तो फिर हम केजी में क्यों बोलते हैं? कोई वेट पूछता है तो हम बोलते हैं कि मेरा वेट जो है 60 kg है। तो क्या ये सही बोला जाता है क्या? नहीं, एक्चुअली सारे लोग गलत बोलते हैं, जो भी ऐसा बोलते हैं वो सब लोग गलत बोलते हैं। 60 kg, ये एक्चुअली 60 kg मास होता है। मास का यूनिट ना क्या होता है, केजी होता है, और वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, क्योंकि वेट क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। समझ रहे हो ना, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। हम तो समझते हैं, हम साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, लेकिन जब बाहरी दुनिया में जाते हैं जहाँ पे कॉमन लोग हैं तो कॉमन लोग इसका यूज, सेम टर्म का यूज कुछ गलत तरीके से करते हैं, तो हमें समझना होगा, है ना। अब देखिए वेट एक्चुअली क्या होता है, वेट = mg होता है। तो वेट mg हो गया। देखिए वेट जो होगा g टाइम्स मास होता है। मास का यूनिट क्या होता है, kg, और वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो ये बात ध्यान देने वाली बात है कि हम जो गलतियां करते हैं जनरल लोगों के साथ, हम भी बोलते हैं, है ना, पढ़े लिखे लोग भी बोलते हैं। अगर उनसे भी पूछा जाए कि आपका वेट क्या है तो वो भी अगर 700 न्यूटन बताता है तो लोग समझेंगे कि यार ये पागल है क्या,
ये न्यूटन कहाँ से आ गया, न्यूटन आइंस्टीन इसमें? क्योंकि लोगों के बीच में यही परसेप्शन है कि वेट का मतलब हुआ कि केजी में बताओ। तो लेकिन गलती जो है वो गलत है वो गलत है कि नहीं? तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो यही सब हम बातें करेंगे। अब फिजिक्स में कुछ और हम यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं कि 10th के रिस्पेक्ट में 11th में क्या क्या जो गलतियाँ होंगी, कुछ हम देखेंगे कि ये भी देखेंगे कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I जो है, ओम्स लॉ है, वो करेक्ट नहीं है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। देखो तुम्हें क्या लगता है कि F इक्वल टू M में A इक्वल टू F अपॉन M, M इक्वल टू F अपॉन यहीं पे फिजिक्स और मैथ्स में डिफरेंस आ जाता है समझ में। क्योंकि मैथ्स क्या बोलता है कि मैथ्स तीनों सेम है। अगर मैथ्स दे दो तो बोलेगा कि ये भी, इसमें कोई फर्क ही नहीं है भाई, फोर्स इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल टू एम ए, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिजिक्स के हिसाब से तीनों में बहुत फर्क है, समझ रहे हो? फोर्स अगर ये एम ए लगाया तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि मास जो है ना, अगर एक्सेलरेशन बढ़ाया गया और फोर्स बढ़ाया तो भी मास बढ़ गया, एक्सेलरेशन घटाया तो मास बढ़ा और फोर्स बढ़ाया तो मास बढ़ा। मतलब मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन फोर्स हो गया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन होगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। मास क्या है? कांस्टेंट होता है। थोड़े ना हम किसी बॉडी को एक्सेलरेट कर देंगे और ज्यादा तो उसका मास घट जाएगा। ऐसा मतलब फिजिक्स में जिस हिसाब से सोचा जाता है ना, हम उस हिसाब से बात करेंगे। मैथ्स में हम नहीं सोचते। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, मैथमेटिकली तीनों क्या है? सेम है। लेकिन फिजिक्स के हिसाब से तीनों अलग अलग सेंस में हम उसको लेते हैं, ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो बात की ना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसका मतलब ये हुआ कि V जो है ना, देखो मैथ्स क्या बोलता है कि जैसे जैसे I बढ़ेगा वैसे वैसे V बढ़ेगा, या जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I बढ़ेगा। दोनों ओर से ले सकते हैं। लेकिन फिजिक्स बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब V जो है I पे डिपेंडेंट है। I जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे V बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। ये नहीं बोल रहा है कि I V पे डिपेंडेंट है। V किस पे डिपेंडेंट है? I पे डिपेंडेंट है। अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि जो करंट कैसे आता है, पोटेंशियल डिफरेंस जब हम अप्लाई करते हैं तब ना करंट आता है। ऐसा थोड़े ना होता है कि करंट आता है तब पोटेंशियल डिफरेंस आता है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ऐसा बिल्कुल भी। इसीलिए हम इसको I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इट मेक्स मोर सेंस, इससे ज्यादा ये सेंस बनाता है। कैसे? ये बोल रहा है कि V I पे डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं होता है। ये बोल रहा है I V पे डिपेंडेंट है, मतलब करंट पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंडेंट है। तो ये सही है गलत है सेंस के रेस्पेक्ट में, समझ रहे हो? लेकिन मैथमेटिकली दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अगर फिजिक्स में एक और बात करें तो ग्रेविटेशनल लॉ F इक्वल टू Gm1m2 अपन R स्क्वायर, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या? R स्क्वायर इक्वल टू इतना अपन F? अरे ये एकदम गंदा सेंस है। मैथ्स क्या बोलता है कि ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिजिक्स का लॉ कैसे भी नहीं लिख सकते, उसका एक रूल होता है ना, उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, कायदे होते हैं, उस हिसाब से लिखा जाता है। तो यही फिजिक्स और मैथ्स में डिफरेंस हो जाता है। वो एक अलग बात है कि किसी साइंटिस्ट ने बोला है कि फिजिक्स इज रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिकल तो है, बहुत सारे मैथ्स अगर आपको अच्छे से आता है तब आप हायर लेवल के फिजिक्स सीख पाओगे। लेकिन वो मैथ्स सिर्फ उसके कैलकुलेशन के लिए आता है, उसको डेरिवेशन के लिए आता है। लेकिन अगर थॉट प्रोसेस की बात करें तो वहीं पे मैथ्स और फिजिक्स अलग हो जाते हैं। अब मैं यहाँ ऐसे मैथ्स की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब कुछ रियलिटी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और बताता हूँ, टी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो t इक्वल टू 2 आ जा सकता है और t इक्वल टू -2 आ सकता है। जब हम फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम 2 को एक्सेप्ट करेंगे और -2 को रिजेक्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि -2 का भी एक मीनिंग होता है, समझ रहे हो ना? फिजिक्स में जहां भी एक्स्ट्रा रूट आता है ना तो उसका एक क्लियर मीनिंग होता है। मैथ्स क्या बोला? मैथ्स को लगा कि भाई एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 4 है, तो मैथ्स ने बोला चलो भाई या तो -2 होगा नहीं तो 2 होगा।
लेकिन फिजिक्स अब सेंस लगाएगा, सिचुएशन को देखेगा, उसको एनालाइज करेगा कि ये किस सिचुएशन के लिए वैलिड है। तो जनरली प्लस साइन के लिए वैलिड होता है, लेकिन माइनस साइन का मतलब होता है जस्ट उसके पहले 2 सेकंड पहले वही इंसिडेंट हुआ होगा जो 2 सेकंड बाद हुआ है। तो समझ रहे हो, मैथ्स और फिजिक्स में बहुत डिफरेंस है। ठीक, तो फिजिक्स जो है ना यही इंटरेस्टिंग, यहीं से बन जाता है कि फिजिक्स कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हम इस इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ हर चैप्टर में कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जो कि आपको बहुत कुछ अलग लगेगा, मतलब फीलिंग आएगा कि हाँ यार फिजिक्स है तो मज़ा है। फिजिक्स अगर आप इस चैनल पे हर लेक्चर को फॉलो करते हो और जो मैं बोलता हूँ आप करते हो तो ऑब्वियसली फिजिक्स से आपको प्यार हो जाएगा, आई प्रॉमिस इट। तो चलिए हम आखिर में, ये कुछ थे मिसकॉन्सेप्शंस एंड सम एडवांस्ड ट्रिक्स कह सकते हो इसको, जो कि फिजिक्स में हम ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे और इनका क्लियर एक्सप्लेनेशन चैप्टर वाइज चैप्टर करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन का शुरुआत कैसे हुआ, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो चलिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में थोड़ा सा भ्रमण कर लें, थोड़ा सा चलते हैं। तो देखिए यूनिट जो है और डायमेंशन जो है मतलब क्या, मेजरमेंट। यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट। कुछ चीजों का कुछ स्टैंडर्ड्स बना हुआ है। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड है, मीटर है। टाइम को मेजर करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड है, सेकंड है। टेम्परेचर के लिए केल्विन है ना। तो ऐसे ऐसे कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा। अगर हम पीछे जाएं तो ह्यूमंस जो सिविलाइजेशन जो आया उसके बाद में सोसाइटी डेवलप हुआ। तो सोसाइटी डेवलप होता है तो उसके लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ती हैं, लेन देन की प्रक्रिया बढ़ता है, आदान प्रदान। हम किसी को देते हैं तो जब देते हैं तो लेते भी हैं, देना है तो लेना पड़ेगा। तो उस हिसाब से कुछ, अब मान लीजिए मैंने कुछ उसको दिया तो हमें कितना लेना है, कितना दिया, ऐसा तो होना चाहिए ना। तो पहले क्या हो सकता है, मान लीजिए मैंने कोई अब जो सामान है ना किसी चीज में दिया कि हाँ इसको स्टैंडर्ड ले, तो उसी बर्तन में मैं उतना ही लूंगा। मान लेते बहुत पहले जो है कपड़े आ गए, तो कपड़े के लिए क्या करेंगे, अपने हाथ से लोग मेजर करते थे, 4 हाथ मेजर करके और दे दिया, और फिर जब लेगा तो अब 4 हाथ मेजर करके ले लेगा उतना ही कपड़ा। लेकिन क्या इसमें एक्यूरेसी है, क्या इसमें आपको डिफिकल्ट नहीं लगता, क्या है कि नहीं। तो सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। अब प्रॉब्लम क्या आ सकता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से उपाय हैं, हम उसको धीरे धीरे देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो आएगा कमर्शियल पर्पस। तो हम अपना सामान मान लेते हैं चाइना में बेचने वाले हैं, तो चाइना बहुत पहले की बात है, तो बहुत पहले जो ये पैसा वैसा नहीं, सिक्का वगैरह चलता था, चांदी के सिक्के वगैरह मान लेते हैं चल रहा है। तो हमने कोई सामान लिया, ठीक, और उस चांदी के सिक्के से ऐसे दे दिया, लेकिन अब उस सामान कितना लिया उसको मेजर करना है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कपड़े ही लिए तो 4 हाथ लिए, तो मैंने लेने के लिए क्या सोचा कि दिमाग लगाया कि भाई कपड़ा लेना है और 4 हाथ जो है उससे तीन चांदी के सिक्के से 4/3 कपड़े आ जाएंगे। तो मैंने खली जैसे आदमी को ढूंढा कि भाई उसका हाथ तो बहुत बड़ा है, तो उसके मेजरमेंट से मुझे क्या होगा, फायदा होगा। तो इसमें प्रॉब्लम किसको हो जाएगा, चाइना वालों को। वो देखेगा खली जैसे आदमी, अरे नहीं ऐसा नहीं, अपने जैसा आदमी लाओ, वो बोलेगा ना, क्योंकि उसको उसमें घाटा हो रहा है। तो ऐसे चीजों को कैसे मतलब सॉल्व करें। एक और प्रॉब्लम है, देखो क्या होता है गांव में पहले है ना, जो हम दूध लेने जाते थे तो वो लोग एक ऐसे बर्तन होता है छोटा सा, उसको लोटा बोलते हैं, लोटिया जैसे ना, तो उसमें दूध जो है 1 लीटर उसी को स्टैंडर्ड मान लेते हैं और उसी में 1 लीटर देते हैं। अब जो जिसके पास उसी टाइप का जो लोटा होता है ना, उसको 1 लीटर मान के उसमें दे देते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो सबका इक्वल ही साइज का होगा, डिफरेंस आते हैं ना। तो किसी को घाटा हो सकता है, किसी को फायदा हो सकता है। कोई बोलेगा कि नहीं मैं तो 1 लीटर मानूंगा ही नहीं, मैं तो इतना बड़ा मेरे पास एक ग्लास है उसी में मानूंगा कि हाँ यही मेरा स्टैंडर्ड है। तो सब कोई अपना अपना मनमानी करने लगेगा। तो ऐसा क्या हो, ऐसा कौन सा सिस्टम आए कि अगर मैं
2 चांदी का सिक्का लूं और मैं इसे एयर में ऐसे रखूं तो एक चाइनीज भी सोच ले कि हाँ इससे इतना ही दूध मिलेगा, एक रसियन भी यही सोचे, एक पाकिस्तान से भी यही सोचे, बांग्लादेश से भी यही सोचे, नेपाल से भी यही सोचे और यहाँ इंडिया से भी तो सोचे ही सोचे। सबके दिमाग में एक यूनिफॉर्म कॉन्सेप्ट आना चाहिए, यूनिफॉर्म मेजरमेंट आना चाहिए कि हाँ इससे तो इतना ही मिलेगा। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, समझ रहे हो? तो इन्हीं सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या चीज आया, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, अलग अलग क्वांटिटी का। जैसे मास को हम कैसे मेजर करते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं, वॉल्यूम को लीटर में मेजर कर सकते हैं। तो अलग अलग चीजें, अलग अलग मेजरमेंट आया, उनका स्टैंडर्ड्स आया। अब देखिए जैसे जैसे ब्रिटिश रूल आया, अलग अलग कंट्री पे वो लोग राज करने लगे, तो उन्होंने अपना अपना सिस्टम बना लिया, क्योंकि सामान यहाँ से वो ले जाते थे, लूट कर ले जाते थे, और फिर कभी कभी व्यापार करने के लिए पुर्तगाल से इधर उधर से बहुत सारे कंट्री इंडिया भी आते थे, कहीं चाइना जाते थे। तो उन लोगों का एक सिस्टम डेवलप होने लगा कि भाई हम लोग इस सिस्टम को मानेंगे, इसमें मेजर करेंगे, इतना देंगे और इतना पैसा लेंगे। ये सब चीजें आई तो जो सिस्टम, कुछ सिस्टम आया वो आया सीजीएस सिस्टम आया, उसके बाद आया एमके सिस्टम आया, उसके बाद आया एफपीएस सिस्टम आया। सीजीएस सिस्टम का मतलब ये हुआ लेंथ को किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में, और मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। ये हो गया आपका मीटर, किलोग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड। तो ये अलग अलग सिस्टम आने लगे। चलो एक तो बात हुआ कि हर जगह यूनिफॉर्म नहीं था, लेकिन कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कुछ कंट्रीज के बीच में यूनिफॉर्मिटी तो आ गई। तो इस प्रॉब्लम को भी दूर कर दिया गया है 1960 में। कब? 1960 में। तो 1960 में क्या हुआ, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर, उसके तहत क्या किया गया, एक यूनिट बना, सिस्टम इंटरनेशनल, एक यूनिफॉर्म यूनिट मतलब बनाया गया, ताकि हर एक कंट्री के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम हो। तो शुरू में तो बहुत सारे कंट्री ज्वाइन कर लिए और धीरे धीरे सारे कंट्री ने क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया। उसको क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था और हम इसके बारे में क्या जानते हैं अभी, ये सब तो आपको पता है। जैसे कि एसआई यूनिट के अभी थोड़ा सा तो पढ़ा होगा ना 9th-10th में, कि एसआई यूनिट जो होता है, न्यूटन जो होता है फोर्स का होता है, मास का होता है किलोग्राम होता है, और लेंथ का जो होता है मीटर होता है। तो ये सारे एसआई यूनिट्स है, तो इन्हीं के बारे में हमें आगे पढ़ना है। अब चलते हैं हम कुछ इंटरेस्टिंग मोड की ओर, और वो क्या है, एक टर्म आपके लिए नया है, हो सकता है, फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी का वैसे 2 डेफिनेशन है, तो अभी के लिए क्या डेफिनेशन है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए कुछ ऐसे चीजें हैं, जैसे कि अभी आईपीएल हुआ था 2020 का, तो सीएसके जो है एकदम बाहर हो गई, सबसे लास्ट में चली गई थी वो। तो उसके जो फैंस हैं वो क्या हुए, इमोशनल हो गए थे। मैंने देखा था, एक मेरा दोस्त था, वो सीएसके का जो है वो काफ़ी ज़्यादा धोनी का फ़ैन है, तो वो इमोशनल हो गया था, सैड था वो। लेकिन मैं खुश था, क्योंकि मेरा टीम जो है वो काफ़ी आगे थी, है ना। अब मैं ये नहीं बताने वाला कि मेरा टीम कौन था, ठीक है। तो सीएसके की टीम क्या हो गई, सबसे पीछे। तो मेरा फ्रेंड क्या हो गया, इमोशनल। अब वो कितना इमोशनल हुआ है उसको मैं मेजर कर सकता हूँ क्या, वो कितना सैड है इसको मेजर कर सकता हूँ क्या, या मैं कितना खुश हूँ इस बात को लेकर, कैन यू मेजर इट? नहीं कर सकते ना मेजर। लेकिन अगर मैं बोलूँ इस रूम का वॉल्यूम बताओ, मेजर कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। कितना टेम्परेचर है इस रूम में, इसको मेजर कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। अभी टाइम क्या हो रहा है, इसको भी मेजर कर सकते हैं, लेंथ मेजर कर सकते हैं। तो कुछ चीजें हमने ये पढ़ी कि कुछ चीजों को मेजर कर सकते हैं और कुछ चीजों को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इसी बेसिस पे हमने कुछ क्वांटिटी को डिफाइन किया है, और वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, मतलब ऐसा लिख सकते हो, एवरी मेजरेबल क्वांटिटी कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। आई बात समझ में? एवरी मेजरेबल क्वांटिटी कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी लिख सकते हो। यहां मुझे लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक होता है फिजिकल क्वांटिटी, एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी।
तो हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं? फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि कैसे? देखिए, टेम्परेचर जो है उसको केल्विन में मेजर करते हैं, आपको पता है। रूम का वॉल्यूम जो है लीटर में मेजर कर सकते हैं, मीटर क्यूब वगैरह, ठीक है। हम टाइम मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, प्रेशर, फोर्स, चार्ज, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं? हम मेजर कर सकते हैं। तो इसीलिए इन सबको हमने किस कैटेगरी में रखा है? फिजिकल क्वांटिटी। अब यही तो फिजिक्स जब हम आगे पढ़ने वाले हैं तो इन सब फिजिकल क्वांटिटी का यूज आने वाला है, इन्हीं के बारे में पढ़ना है, कैसे कैसे क्या है उनके बारे में हमें देखना है, ठीक है। अब देखिए, हमने मेजर तो कर लिया, लेकिन फिर इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब वो कैसे? देखिए, चलिए मेजर कर लिया, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक है, आपने पहले मेजर क्या किया था? रूम का वॉल्यूम। डायरेक्शन बताइए इस रूम के वॉल्यूम का, कौन से डायरेक्शन में? शॉक लगाना। और दूसरी बात, रूम का टेम्परेचर मान लेते हैं 27 डिग्री सेल्सियस है, तो कौन से डायरेक्शन में टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस? सोचो, टाइम कितना हो रहा है? ऑलमोस्ट अभी हो रहा है 9 PM हो रहा है, तो कौन से डायरेक्शन में ये टाइम हो रहा है? सोच कर बताओ। चलिए आंसर पे आते हैं। एक्चुअली क्या है ना, इन सब जो तीनों क्वेश्चन था ना, वॉल्यूम ऑफ द रूम, टेम्परेचर ऑफ द रूम एंड टाइम एट दिस पॉइंट, अब भी जो है तो ये सब डायरेक्शन की बात करना गुनाह है, पाप है। मतलब हम डायरेक्शन जो भी बोल रहे हैं वो नॉनसेंस है, मीनिंगलेस है। यहां डायरेक्शन की बात नहीं होगी, है कि नहीं? कोई डायरेक्शन ही नहीं होता है इनका, तो डायरेक्शन की बात करने से क्या फायदा? तो इसीलिए कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसमें मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन मस्ट है, वहां अगर डायरेक्शन नहीं बताओगे तो वो मीनिंगलेस है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, अगर मैं बोलूं चलो 2 न्यूटन फोर्स लगाऊं, तो तुम्हें तो बताना पड़ेगा ना, ठीक है 2 न्यूटन तो लगाओ, लेकिन इस डायरेक्शन में लगाओ। अब मैं बोलूंगा 10 न्यूटन लगाओ फोर्स एक लड़के को, तो बगल वाले को 10 न्यूटन लगा दिया, ठीक। अब वो गुस्सा हो गया कि भाई मेरे को क्यों मारा, सर ने 10 न्यूटन बोला। तो मैं भी पूछ सकता हूं ना, तुमने उसे क्यों मारा? क्योंकि 10 न्यूटन लगाना था, तो तुम बेंच पे भी तो मार सकते हो, अपने सर पे भी तो मार सकते हो ना, बुद्धि खुल जाएगा। तो ऐसे कुछ जो चीजें हैं, जैसे फोर्स है, जिसमें डायरेक्शन जब तक नहीं स्पेसिफाई करो उसका मीनिंग आएगा ही नहीं, वो किसी डायरेक्शन में लगा देगा ना। तो इसीलिए देयर आर सम क्वांटिटीज विच रिक्वायर डायरेक्शंस एंड सम क्वांटिटीज डोंट रिक्वायर एनी डायरेक्शन। तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले मैग्नीट्यूड तो दोनों साइड में, क्योंकि हम मेजर करते हैं तो उसका कुछ अमाउंट आता है, तो उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच पॉजेस मैग्नीट्यूड ओनली इज called scalar quantity, and those physical quantities which possess magnitude as well as direction called vector quantity। आप लिख लो। अब देखिए, वेक्टर, स्केलर और वेक्टर समझ में आया। मतलब स्केलर के पास क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अगर मैं यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी को बोलूँ, डेफिनेशन वीडियो पॉज करके पीछे जाकर लिख लेना, स्केलर क्वांटिटी और दूसरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके पास क्या होता है, सबसे पहले मैग्नीट्यूड ओनली, नॉट स्पेसिफाइड बाय एनी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन। ये क्या है, इसके पास देखो मैग्नीट्यूड भी होगा, एंड द सेकेंड वर्ड स्पेसिफाइड बाय डायरेक्शन। अब जितने फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको 2 पार्ट में बांट दिया, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। एक तीसरा पार्ट भी होता है, और वो होता है रेशियो होता है, उसको भी लिख लेते हैं। उसको किधर लिखूं, यहाँ पे लिख दो, उसको रेशियो और रिलेटिव लिख देना, रेशियो और रिलेटिव क्वांटिटी, रिलेटिव
क्वांटिटी। हम तीनों का एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल पहला डिस्टेंस, डिस्टेंस, दूसरा यहां पे स्पीड। डिस्टेंस है, जैसे दोनों कैसे, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है लेकिन इसी के बदले यहां पे डिस्प्लेसमेंट लिखो तो वो कौन सा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। चलिए समझते हैं कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी कैसे है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। मान लीजिए मुझे पटना से दिल्ली जाना है, समझे ना, मान लीजिए मुझे पटना से कहां जाना है, दिल्ली जाना है। तो कितने पॉसिबल रास्ते हैं, बहुत पॉसिबल रास्ते हैं, इनफाइनाइट पॉसिबल रास्ते हैं। अगर मान लेते हैं सुपरमैन की शक्ति आ गई, उड़ के जा सकता हूँ, जमीन को ऐसे छेद करके जा सकता हूँ, ऐसे जा सकता हूँ, ऐसे जा सकता हूँ, प्लेन से जा सकता हूँ, ट्रेन से जा सकता हूँ, साइकिल से जा सकता हूँ, पैदल जा सकता हूँ। देयर आर लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो हमारे पास पटना से दिल्ली जाने के लिए कितने पॉसिबिलिटी है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो जिधर से एक्चुअल डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ, आपने पढ़ा होगा ना, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ, मतलब जिस लेंथ से जा रहे हैं वो टोटल लेंथ कवर होगा। तो उसमें कभी डायरेक्शन की बात नहीं होती है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो ठीक है पटना टू दिल्ली, यहाँ पटना है और यहाँ क्या है, दिल्ली है, आपको जाना है पटना से दिल्ली लेकिन शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ से, ठीक है, पटना ये एयरपोर्ट है और ये दिल्ली एयरपोर्ट है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ से जाना है। तो सीधे स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करो, स्ट्रेट लाइन, ये कुछ और ही हो गया, कर्व हो गया, स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करो और उसी रास्ते से चले जाओ। तो सिर्फ एक ही पॉसिबल है ना, एक ही रास्ता पॉसिबल है ना वहां जाने के लिए, एयरपोर्ट पटना से दिल्ली एयरपोर्ट। तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाना है ना, इसलिए उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो उसमें क्या होता है, एक डायरेक्शन स्पेसिफाइड होता है। अब समझ में आया कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी के क्यों है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। तो बाकी सारी चीजें हम जब वेक्टर पढ़ेंगे ना इसके नेक्स्ट चैप्टर बाद, तो हम वहां देखेंगे। उसी तरह स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैं एग्जांपल नीचे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये खत्म कट जाएगा। स्केलर क्वांटिटी में और लिख लो, यहाँ पे 3rd नंबर पे यहाँ पे चार्ज स्केलर क्वांटिटी लिख लो, उसके बाद में करंट स्केलर क्वांटिटी लिख लो। देखो करंट को कुछ लोग समझते हैं कि करंट वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डायरेक्शन होता है, क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। एक्चुअल में करंट का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, समझ में, वो एक सेंस है, चार्ज का फ्लो का सेंस है। अगर हम वेक्टर का डेफिनेशन बताएं ना, तो जो मैंने बताया ना मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वो एक क्लियर डेफिनेशन नहीं है वेक्टर का, इसका थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट होने वाला है, तब सही से डेफिनेशन होगा वेक्टर का। और वो कौन से चैप्टर में, वेक्टर जब हम पढ़ेंगे ना वहां पे मैं उसका डेफिनेशन बताऊंगा, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ। वहां पे ट्रायंगल ऑफ एडिशन होता है, जब तक वो फॉलो नहीं होता है कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। तो वो ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या है ना, करंट फॉलो नहीं करता है, वहां हम इसकी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। उसी तरह डिस्टेंस हो गया और एनर्जी हो गया, एनर्जी का कोई डायरेक्शन होता है। टाइम का भी तो कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना। टाइम मैंने पूछा कि भाई टाइम अभी 8:30 हो रहा है, मतलब 9 PM हो रहा है, ऐसा बोल सकते हो, तो कौन से डायरेक्शन में हो, तो एक ने बोला कि सर सारे डायरेक्शन में हो रहा है। ये मतलब वाहियात है एकदम। टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वॉल्यूम क्या है, इसका भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है। एनर्जी का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है, एनर्जी कौन से डायरेक्शन में नहीं, समझ रहे हो। तो ये सारे चीजें जिसमें डायरेक्शन नहीं होते, बहुत सारी क्वांटिटी में लिख सकता हूं, प्रेशर लिख सकता हूं, यहाँ पे प्रेशर लिख सकता हूं, और भी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूं, यहाँ मोमेंटम लिख सकता हूं, मास इनटू वेलोसिटी, और यहाँ पे वेलोसिटी लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन लिख सकता हूं, फोर्स लिख सकता हूं। ये सब कौन सी क्वांटिटी हैं, वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स हैं, आप नोट कीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसका एग्जांपल मैं भूल गया, रेशियो, 3rd वाला, रेशियो एंड
रिलेटिव क्वांटिटी, तो उसका एग्जांपल क्या है, आप ले सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थर्ड एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, कुछ रेशियो सेम क्वांटिटी टाइप का स्ट्रेन। तो देखिए रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस अपन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये होता है रिलेटिव डेंसिटी। तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है, समझ रहे हो, आगे पढ़ने वाले हैं तो जिसमें इसका यूनिट नहीं होता है, क्योंकि इसका यूनिट वही और इसका भी वही यूनिट वही। डेंसिटी ऑफ किसी सब्सटेंस का वही यूनिट होने वाला है और डेंसिटी ऑफ वाटर जो है उसका वही यूनिट होने वाला है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपन वॉल्यूम होता है ना, तो किलोग्राम केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसका वही यूनिट और इसका वही यूनिट, तो दोनों यूनिट कट गया ना, गायब हो गया, इसलिए रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है। सेम क्वांटिटी का रेशियो लेते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं रेशियो और रिलेटिव क्वांटिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो वो म्यू से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं एन से भी डिनोट करते हैं, सी बाई वी होता है। देखिए ऊपर सी स्पीड, नीचे वी स्पीड, तो दोनों सेम क्वांटिटी है, उसी टाइप के रेशियो है ना, तो ये हो गया रिलेटिव क्वांटिटी। एक और आता है स्ट्रेन, डेल्टा एल अपॉन एल, स्ट्रेन। तो देखिए चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, सेम टाइप का क्वांटिटी है ना, लेंथ अपॉन लेंथ। तो ये थर्ड कैटेगरी में आता है, स्केलर, वेक्टर एंड रिलेटिव क्वांटिटी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब जो है आने वाला है हमारा, वो क्या है, देखिए ठीक है, हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जान लिया। अब फिजिकल क्वांटिटी में के बारे में इसलिए जाना, तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर तो करना है ना, तो मेजर कैसे करना है, उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, और वो कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, तो वही जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो अब डेफिनेशन तो मैंने बोला था कि फिजिकल क्वांटिटी का मेजरेबल क्वांटिटी, एवरी मेजरेबल क्वांटिटी कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब जो है एक नए सिरे से फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन मैं बता रहा हूं, और वो तो शुरू करते हैं, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, यूनिट पढ़ना है। तो उसके रिस्पेक्ट में, उसके रेफरेंस में फिजिकल क्वांटिटी, उसके रेफरेंस में जो फिजिकल क्वांटिटी का आप डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो, every measurable quantity can be expressed as some numbers and a unit called physical quantity। जितने भी हमारे पास जो measurable quantity होते हैं उनको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, कुछ नंबर से, और उसके साथ एक यूनिट लगा दिया जाता है। जैसे फोर्स अगर मेरे पास है 4 न्यूटन है, तो फोर्स क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए 4, एक नंबर आ गया, और दूसरा ये क्या हुआ, एक यूनिट आ गया, न्यूटन, 4 न्यूटन। उसी तरह स्पीड देखिए, स्पीड क्या होता है, 16 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे आ गया। तो स्पीड क्या है, यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी है, और ये एक नंबर है, और एक यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड, एवरी मेजरेबल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम नंबर एंड अ यूनिट कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। और आपको पता है यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट। क्या है यूनिट, स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट। अगर आपने नहीं लिखा हो तो लिख लेना, स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट को क्या बोलते हैं, यूनिट। तो उस हिसाब से फिजिकल क्वांटिटी को 3 पार्ट में बांटा गया है। 3 पार्ट में, वो कौन कौन से, तो सबसे पहला जो पार्ट है फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और जो इसका यूनिट होगा उसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद कौन सा आता है, डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद कौन आता है, डिराइव्ड क्वांटिटी। एंड द लास्ट वन इज, इसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ये 3 क्वांटिटी
फिजिकल क्वांटिटी को 3 तरह से ये से बांटा गया है यूनिट के बेसिस पे। फंडामेंटल क्वांटिटी को हम एक और नाम से जानते हैं और उसका नाम है बेस क्वांटिटी। ठीक, अब हम समझते हैं कि ये सब क्या लोचा है, इनका प्रॉब्लम मतलब ये क्या है ये। तो देखिए सारे यूनिट जो है ना हम पढ़ने वाले हैं, जितने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ही स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना होता है। और वो स्पेशल कितने होते हैं? 7 होते हैं। जितने फिजिकल क्वांटिटी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में, वो सारे के सारे में सिर्फ 7 ही का इन्वॉल्वमेंट होता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, समझ रहे हो? तो उन्हीं 7 को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी। वो 7 क्या है? स्पेशल 7, उसका हम नाम लिखते हैं। सबसे पहला होता है लेंथ। सबसे पहला क्या होता है? लेंथ। दूसरा जो होता है, लेंथ के बाद होता है मास, एंड द थर्ड, लेंथ मास के बाद होता है टाइम। चौथा जो होता है लेंथ मास टाइम, उसके बाद में टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद आता है करंट। उसके बाद आता है 6 नंबर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसके बारे में हम पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ चूंकि 11th 12th में कभी नहीं पढ़ना है इसके बारे में, लेकिन चूंकि 7 है तो 6 लिख देना सही नहीं रहेगा। तो लास्ट जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, देखिए ये तो है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको याद रख लेना है और कभी नहीं भूलना है, क्योंकि बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी आने वाले हैं सब इन्हीं से ही मिलकर बने हुए हैं। इसीलिए चूंकि इनसे डिराइव हुए हैं तो इसलिए उन सब को क्या बोलते हैं? हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एरिया ले लूं, एरिया किसका एरिया लूं? स्क्वायर का एरिया लेता हूं तो क्या हो गया? ए स्क्वायर हो गया, जिसका साइड ए है। तो देखिए लेंथ इंटू लेंथ, 2 बार लेंथ मल्टीप्लाइड हुआ है ना। अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया लेता हूं तो a इंटू बी, ए साइड है और b भी दूसरा साइड है, तो भी लेंथ इंटू लेंथ ही है ना, एक लेंथ और इंटू दूसरा लेंथ। तो लेंथ का 2 मिलकर बना हुआ है, सिंगल नहीं है ना, इसलिए वो क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। अगर मैं ये सर्कल का एरिया लूँ तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल। तो देखिए पाई तो कांस्टेंट है, रेडियस इंटू रेडियस, रेडियस स्क्वायर है ना, यानी लेंथ, रेडियस क्या है? एक टाइप का लेंथ है, तो लेंथ इंटू लेंथ। तो इसलिए लेंथ कितनी बार आया है? 2 बार यहाँ पे आया है। तो इस टाइप के क्वांटिटी क्या होते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी होते हैं। पहला एग्जाम्पल ये था। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सबसे आसान लेते हैं हम लोग, स्पीड लेते हैं। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए स्पीड में 2 फंडामेंटल यूनिट मिले हैं। पहला डिस्टेंस मतलब लेंथ, टाइम मतलब यहाँ पे टाइम। तो स्पीड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि ये 2 फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ है। आया समझ में? उसके बाद लेते हैं हम लोग क्या? 3rd नंबर लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। और तो देखिए वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखें तो यहाँ पे एक्सेलरेशन, एक तो वेलोसिटी जो खुद एक डिराइव्ड क्वांटिटी है उससे मिलकर बना है, और दूसरा टाइम। इसको थोड़ा और भी हम इंप्रूव कर सकते हैं। वेलोसिटी को फिर क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि फाइनली हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन
ये फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ है, सॉरी, दो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, लेंथ है, और दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, टाइम है, लेकिन वो दो बार मिला है, टाइम इनटू टाइम। तो आपको समझ में आया ना कि फंडामेंटल यूनिट की क्वांटिटी क्या है और ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है। ओके, फोर्स क्या है, फोर्स भी एक डिराइव्ड है, क्योंकि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो ये एग्जांपल्स जो भी है वो लिख लेना। उसके बाद हम आते हैं कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होता है। तो देखिए, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो होता है, इसका हेल्प जो है फिजिक्स में काफ़ी हम लेते हैं, और वो क्या है, देखिए यहीं पे हम बांट देते हैं, एक ये और एक होता है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल मतलब इस प्लेन में, जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है ना, तो इसमें जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। जो पेपर पे जो हम लोग एंगल बनाते हैं ना, जो 9-10 तक हम जो पढ़ते हैं थीटा, उसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा, और सॉलिड एंगल को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्लेन एंगल बनता कैसे है, सबसे पहले देखिए ये एक पॉइंट है, तो पॉइंट जो मतलब ये रिफरेंस पॉइंट है, यहां से हम मेजरमेंट करेंगे, और ये एक लेंथ है। अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा जो लेंथ का, ये ऐसे रोटेट किया, एक सर्कुलर आर्क जैसा ऐसे बनाया, तो ये आर रेडियस ऑफ द सर्कल जो भी बनने वाला था, और ये एस होता है। तो आपको पता है ना, आर थीटा इक्वल टू एस होता है, सर्कल में पड़ा होगा। तो यहां से जो आया थीटा, वो कितना, थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर, मतलब आर्क लेंथ अपॉन आर, कितना आया, आर्क लेंथ अपॉन आर, ये क्या आया, थीटा आया। तो ये बात तो इंपॉर्टेंट है। तो थीटा आपको समझ में आया। अमाउंट ऑफ रोटेशन या अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन बोलेंगे इसको, जो यहाँ पे ऐसे हुआ एक लाइन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ये क्या है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि प्लेन में रोटेशन हो रहा होता है। अब दूसरा जो होता है वो होता है सॉलिड एंगल। तो नीचे नहीं ऊपर ही लिखता हूं, आई होप इसको आपने लिख लिया होगा। चलो इसको मिटाते हैं। सॉलिड एंगल क्या होता है, तो सॉलिड एंगल 3D में, जैसे एक स्फीयर है, इसे मान लेते हैं स्फीयर, तो एक क्या है कि ये तो स्फीयर का सेंटर है, सेंटर से ऐसे मान लो कि ये वाटरमेलन है, तो ऐसे करके ऐसे एक काट लेता है ना, इसे अंदर से निकाल दिया जाता है, तो कुछ इस टाइप का एक कोनिकल शेप बनता है, इस टाइप ऐसे, ये जो है सरफेस एरिया होता है। तो ये जो होता है ना, ये वाला ऐसे करके ऐसे 3D में जो एंगल बनता है, 3D में ये प्लेन एंगल नहीं, 3D में ऐसे रोटेशन वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस तरह से सर्कल में एस अपन आर था ना, यहाँ पे सरफेस एरिया अपन आर स्क्वायर होता है, वहां पे आर्क लेंथ था, ये आर्क लेंथ अपन रेडियस था, और यहाँ पे ये जो सरफेस एरिया जो होता है ना, अपॉन ये रेडियस का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, किसमें, सॉलिड स्फीयर में होता है, मतलब ये 3D एंगल में जब हम सॉलिड एंगल को देखते हैं। आपने वो खाया होगा ना, मूंगफली वगैरह ऐसे करके पेपर में ऐसे लपेट कर देते हैं, तो जो एंगल ऐसे बनता है ना, वही तो है सॉलिड एंगल। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए इस चीज को वेरीफाई करते हैं। तो देखिए, एक सेंटर जो है, एक सेंटर से एक सर्कल कितना टोटल एंगल बनाता है, 2 पाई एंगल बनाता है 360 डिग्री। तो चेक करते हैं, क्या अगर हम ये लेंथ, आर्क लेंथ अपन क्या रखा था, रेडियस आर रखते हैं, तो 2 पाई आता है कि नहीं। आर्क लेंथ कितना होता है, 2 पाई आर आता है, कट गया, देखिए 2 पाई तो आ ही गया। तो ये बता रहा है कि अगर पूरा आर्क लेंथ लेते हैं, तो एक सर्कल का सरकमफेरेंस ले लिया और रेडियस से डिवाइड किया, तो एंगल कितना बना, 2 पाई, वेरीफाइड।
उसी तरह हाफ पे भी वेरीफाइड कर सकते हैं, पाई एंगल होता है, वहाँ पे पाई आर ले लेंगे, आर आर चला जाएगा। दूसरी बात वहाँ पे वेरीफाई करते हैं कि आखिर एक सॉलिड जो एंगल होता है, अगर स्फेरिकल शेप की बात करूँ तो वो पूरे कितना एंगल फॉर्म करता है अपने 3D में, तो देखिए वो 4 पाई करता है। देखिए कैसे, जो एंगल होगा सरफेस टोटल एरिया अपन आर स्क्वायर, ऐसे ही डिफाइंड है ना, तो वो सरफेस एरिया क्या होता है पूरे एक पूरा राउंड का 4 पाई आर स्क्वायर होता है अपन आर स्क्वायर। स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, ये बात याद होना चाहिए। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, कितना बचा 4 पाई बचा। तो प्रूफ हो गया ना कि स्फेयर में जो है वो 4 पाई, इसको बोल सकते हैं 2 पाई इंटू 2 मतलब 720 डिग्री आ गया है कि नहीं। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं और ये काफी हेल्प मिलने वाला है इससे, तो आपको याद होना चाहिए, एक एक पॉइंट याद होना चाहिए। ओके, तो चलिए हम आगे वाले टॉपिक पे आते हैं। तो चलिए फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम पढ़ लिए, फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में पढ़ लिए। तो अब जो है हमारा अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स क्या है। तो जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स है उनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। तो आप लिख भी सकते हो कि द यूनिट विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट फंडामेंटल क्वांटिटी और मेजर फंडामेंटल क्वांटिटी कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। तो फंडामेंटल जो क्वांटिटी है, कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी थे, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थे। सबसे पहला क्या था, लेंथ था। दूसरा क्या था, लेंथ के बाद में मास था। तीसरा फिजिकल क्वांटिटी क्या था, टाइम था। एंड द फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी वाज टाइम, टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद कौन सा फिजिकल क्वांटिटी आता है, करंट। करंट के बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी और सबसे लास्ट में कौन लिखते हैं हम लोग, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका यूनिट क्या है। लेंथ का जो यूनिट है वो है मीटर, तो यहां क्या लिखेंगे, यूनिट। और इस यूनिट का सिंबल कैसे यूज करते हैं, वो यहां सिंबल लिखेंगे। ठीक है, तो लेंथ का यूनिट क्या हो गया, मीटर हो गया, इसका सिंबल स्मॉल m होता है, समझे क्या। मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है, किलोग्राम होता है। और इसका सिंबल जो होता है ना वो होता है स्मॉल kg, स्मॉल याद रखना है, स्मॉल। टाइम का यूनिट जो होता है वो सेकंड होता है और उसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर का जो होता है वो केल्विन होता है, लेकिन इसको कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ध्यान रखना, जहां पे भी साइंटिस्ट का नाम आ जाए ना तो उसका यूनिट जो होता है ना वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। करेक्ट। करंट का जो होता है वो होता है एम्पियर होता है यूनिट, और उसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल ए। क्यों, क्योंकि एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है। यहाँ पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है, कैंडेला, और स्मॉल सी डी, कैंडेला स्मॉल सी डी। नाउ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है यहाँ पे इसको MOLE, मोल, लेकिन यूनिट में MOLE नहीं देते हैं, याद रखना इस बात को। तो ये रहा यूनिट, ये रहा सिंबल। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देखते हैं कि हम लिखते कैसे हैं, क्योंकि बहुत लोग लिखते समय बहुत गलती करते हैं। ठीक है, और वो क्या है, देखिए इतने ही पोर्शन में हम जान लेते हैं। तो देखिए अगर मैं बोलूं 4 न्यूटन, 4 न्यूटन कोई फोर्स है, कौन सा सही है, या 4 न्यूटन। तो देखिए इसमें 4 न्यूटन ये सही है, 4 स्मॉल न्यूटन ये वाला सही है, और ये गलत है। कुछ कन्वेंशन देखते हैं कि क्या होता है। तो कन्वेंशन नंबर 1 क्या है कि अगर कोई यूनिट लिखा हुआ है जिसमें साइंटिस्ट का नाम है, तो साइंटिस्ट का नाम है तो उसको कैपिटल 4 न्यूटन, अगर यूनिट यूज कर रहे हो, ये सिंबल यूज कर रहे हो तो कैपिटल लिख दो। ठीक है, स्मॉल मत लिखना अगर साइंटिस्ट का नाम है तो।
और उस साइंटिस्ट का नाम यूज कर रहे हो तो उसको स्मॉल से स्टार्ट करना, 4 न्यूटन, कैपिटल से स्टार्ट मत करना। जनरली बुक में कैपिटल से स्टार्ट होता है, जो कि कन्वेंशनली सही नहीं है, लेकिन चल रहा है तो चलने दो, क्या कर सकते हैं। एक और बात, यहाँ पे देखो ना 20 मीटर है तो 20 यहाँ पे स्मॉल है, क्योंकि मीटर जो है वो यूनिट साइंटिस्ट का तो नाम है नहीं, इसलिए कैपिटल नहीं लिख सकते। ये लिखो, यह स्मॉल, यहाँ पे मीटर लिखो, 20 मीटर लिखो, समझ रहे हो, ऐसे दोनों सही है। अब देखो दूसरी बात, अगर यहाँ पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन्स नहीं लिख सकते, प्लूरल फॉर्म नहीं यूज करते हैं, न्यूटन मतलब न्यूटन, बस एस नहीं लगाएंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, 10 के बाद न्यूटन्स नहीं लगाएंगे साइड। यहाँ पे 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर्स नहीं होता है, ये बात समझ में आई क्या? तो ये बात ध्यान रखना। यही सब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद होनी चाहिए या पता होनी चाहिए। या एक और चीज बात है कि हम जैसे 4 जूल पर केल्विन केजी, यह है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट है। तो हम ऐसा जब यूनिट यूज कर रहे हैं तो तीनों यूनिट यूज करो। सिंबल ऐसा मत करना कि 4 एक लिख दो जूल और दूसरा यूनिट ये भी यूनिट, तो वो गलत हो जाएगा, है ना। अगर लिखना है तो 4 ये भी जूल लिखो, ये भी किलोग्राम लिखो, और ये केल्विन लिखो, और ये किलोग्राम लिखो, पूरा लिखो, केल्विन, किलोग्राम, जूल, तब जाकर सही होगा, है ना। एक ही फॉर्मेट में लिखो। अगर तुम सिंबल यूज कर रहे हो तो सबका सिंबल यूज करो, अगर तुम यूनिट यूज कर रहे हो तो सबका यूनिट यूज करो, उसका सिंबल नहीं। तो ये बात ध्यान रखना। एक और यहाँ पे नोट कर सकते हो, जैसे मीटर पर सेकंड लिखते हैं ना, तो मीटर पर सेकंड ऐसे, मीटर पर सेकंड, ये ज्यादा सही है। अभी देखो ऐसे तो हम लिखते हैं तो समझ में आता है कि हाँ वही लिखे हैं, लेकिन ये ज्यादा सही है। हम थोड़ा सा गैप मेंटेन करते हैं। आई बात समझ में? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप आई होप आपको ये समझ में आ गया। पूरा लिख लेना, वीडियो पॉज करके, अच्छा पॉइंट्स था ये। चलिए अब एक और इंटरेस्टिंग चीज की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं कि मुझे मेजर करना है लेंथ को, तो ठीक है 1960 में क्या हुआ कि मेजरमेंट जो है सब ऐसा यूनिट बना, तो लेकिन कुछ तो फिक्स करना होगा ना। जैसे कि 1 मीटर कितना लेंथ होता है, तो 1 मीटर लेंथ का कुछ होगा कि हाँ इतने लेंथ को हम 1 मीटर मानेंगे, और चूंकि इसको मानेंगे 1 मीटर, तो ये ले लो, इसका कॉपी तुम ले जाओ, तुम ले जाओ, हाँ इंडिया तुम भी ले जाओ, ये पाकिस्तान तुम ले जाओ, ऑस्ट्रेलिया तुम ले जाओ, यूएसए तुम ले जाओ, चाइना तुम ले जाओ। तो ये जो है सबने ले गए। अब देखो मान लो कि मैंने एक रॉड जो है उस समय किया गया होगा कि हाँ इस रॉड को मान लेंगे कि हाँ ये 1 मीटर लेंथ है। तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि रॉड का जो लेंथ होता है ना, चूंकि रॉड आयरन रॉड मान लेते हैं, तो वो एक्सपेंड करता है गर्मी के दिनों में, और ठंडे के दिनों में क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो गलत हो गया ना, है कि नहीं, कि गर्मी के दिनों में क्या होगा, वही लेंथ ज्यादा मेजर करेगा उतना ही पैसे में, तो दुकानदार जो भी है उसको घाटा लगेगा, लेकिन ठंडे के दिनों में उसको फायदा होगा। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है, जगह से जगह मतलब प्लेस टू प्लेस क्या होता है, प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमें किसी ऐसी चीज को रिफरेंस बनाना होगा जो चेंज ना हो, कोई ऐसा मतलब रिफरेंस बनाना होगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट लोगों ने सोचा, और बहुत सोचा, और सोचने के बाद वो इन सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वो कंक्लूजन पे क्या आया है कि चलो हम जो 1 मीटर लेंथ मानेंगे ना, 1 ये 1 करोड़ है, डिस्टेंस बिटवीन इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल along median arc through Paris, median arc through Paris। तो
तो आपने पढ़ा होगा ना मेडियन वगैरह, है ना। तो इतने जो भी डिस्टेंस होता है ना इक्वेटर से लेके नॉर्थ तक, उसको हम जब इतना से डिवाइड करेंगे, कैसे जाएंगे, तो मेडियन आर्क थ्रू पेरिस, पेरिस से होते हुए नॉर्थ पोल को जाएंगे इक्वेटर से। अब बताइए, ये इतना दिमाग लगाया और ये डेफिनेशन उन्होंने दिया। इसके पीछे उनका क्या कहना था कि ये डिस्टेंस चेंज होने वाला नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड है। जिस तरह से ऐसे रॉड में प्रॉब्लम हो सकता है ना, एक्सपेंड कर सकता है, कम हो सकता है, लेकिन इसमें भी तो प्रॉब्लम है। अगर आपको मेजर करना, मतलब अगर आपको चेक करना हो तो आप क्या मेजर करेंगे, इसमें बहुत सारे त्रुटि आएंगे, डिफिकल्ट आएगा अलग अलग मौसम में। मतलब ये क्या आसान है क्या मेजर करना है ये? तो जब भी चेक करना हो तो फिर अब जाओ यहाँ से इक्वेटर से स्टार्ट करो और नॉर्थ पोल तक जाओ, मेजर करो। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो धीरे धीरे सुधारा गया इस ड्रॉबैक को, अब उस कंक्लूजन पे लाया गया, और भी चीजें इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन तो इसको, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आया, ऐसा बोला गया कि 299 792 458, समझ रहे हो। तो ये तो है स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो, ये एक्चुअली ये जो है ना 299 एग्जैक्ट है स्पीड ऑफ लाइट, ये कभी चेंज नहीं होता है। कब? वैक्यूम में। और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट फिक्स है, मतलब फिक्स है, उसमें बिल्कुल भी एरर नहीं है इधर उधर। हमें क्या लगता है यार इतना क्यों, हम एक्चुअली डेटा क्या लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, किसमें? वैक्यूम में। लेकिन वो कैलकुलेशन पर्पस के लिए लेते हैं, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट का जो एग्जैक्ट स्पीड होता है वो इतना होता है, इससे ना कम ना ज्यादा। तो चूंकि ये जो प्रेफरेंस है, ये जो स्टैंडर्ड है, कभी चेंज होने वाला नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोला गया कि देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन इतना टाइम। तो ऑब्वियसली स्पीड ये जो भी है ये टाइम इनटू स्पीड ऑफ लाइट। तो हमारे पास लैब है, वहां पे चेक कर सकते हैं। तो ये आसान है, ये रेफरेंस इसलिए लिया क्योंकि हमें जो है उतना मेजर नहीं करना पड़े, बार बार इतना प्रॉब्लम ना हो। इसको मेजर करने के लिए उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना वो वाला था, पहले वाला था। और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी की बात क्या है कि ये जो है चेंज होने वाला नहीं है। वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? कांस्टेंट होता है, और वो होता है 299 792 458 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको समझ में आया कि आखिर 1 मीटर जो है क्या है। 1 मीटर इतने टाइम में अगर स्पीड ऑफ लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो, उसको हमने क्या स्टैंडर्ड माना है, उसको बोलेंगे 1 मीटर। तो अब हम बात करते हैं मीटर लेंथ के बाद किसकी बात करेंगे? मास की बात करेंगे कि आखिर 1 kg क्या है। तो देखिए 1 kg क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले जो 1 kg का डिफिनीशन दिया गया, बोला गया कि देखिए प्योर वाटर जो होता है ना, प्योर वाटर 1 kg 1 किलोग्राम का डेफिनेशन। 1 किलोग्राम क्या है? तो प्योर वाटर एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, मास ऑफ प्योर वाटर एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस, और प्योर वाटर। तो देखिए इसमें त्रुटि क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि प्योर वाटर मिलना ही मुश्किल है, और दूसरा प्रॉब्लम फ्रीजिंग पॉइंट। प्रेशर इधर उधर चेंज होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो सकता है। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है, ये फिक्स आएगा नहीं, और प्लेस टू प्लेस जो है वेरी करेगा, मुश्किल है। इसीलिए 1 kg को बहुत जल्दी ही चेंज किया गया और इसका दूसरा स्टैंडर्ड रखा गया। हाँ, और 1 kg को क्या बोला गया कि 47 सेंटीमीटर क्यूब का एक सिलिंड्रिकल स्क्वायर लिया गया और उसको रख दिया गया इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर, वहां पे रख दिया गया। और वो किस चीज से बना था? प्लैटिनम इरिडियम, इन दोनों के मिलकर एलॉय जो बनता है उससे लिया गया इसको बोला गया 1 kg। तो आपको बात समझ में आई कि 1 kg क्या है। अच्छा, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है कि प्लेटिनम और इरिडियम का जो एलॉय होता है वो जल्दी रस्ट नहीं करता है,
क्योंकि अगर बोले कि चलो एक जो है आयरन का है ये 1 kg को स्टैंडर्ड मानेंगे, पता चला कुछ दिन बाद उसमें रस्टिंग आ गया और रस्टिंग आने से उसका वेट बढ़ गया, तो ज़्यादा वेट मेजर करेगा ना, तो वो गलत हो गया ना। अब जहाँ रस्ट नहीं हुआ, जहाँ धीरे धीरे जहाँ कम रस्टिंग हुआ आपका रस्ट हो गया, तो दोनों का वेट का अलग अलग हो गया ना, मतलब मास बोल सकते हैं। तो मास का जो मेजर है वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। कोई भी मेटल कोई भी सब्सटेंस नहीं ले लेंगे तो प्लेटिनम इरिडियम क्या होता है, जल्दी रिएक्ट नहीं करता। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है, अब चूंकि एडवांस हो गया है, टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ गया है, तो हमें एकदम क्लोज टू एक्यूरेसी, मतलब ऑलमोस्ट 0 एरर होना चाहिए। तो जब इसको देखा गया तो इसमें भी एरर पाया गया कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। कोई चीज तो परफेक्ट है नहीं। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है बताऊं क्या, जस्ट 1 साल पहले 2019 में इसको चेंज किया गया, इतने सालों बाद, समझे क्या, और उसको रखा गया प्लैंक कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में। क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट इसलिए लिया गया क्योंकि पहले बार सोचो जो लेंथ लिया जाता था ना किसमें मेजर करने के लिए, उसमें प्रेफरेंस किसको दिया गया है, स्पीड ऑफ लाइट को दिया गया था, ठीक है। क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है इन वैक्यूम। सिमिलरली यहां पे बात करें तो प्लैंक कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट है, वो भी चेंज होने वाला नहीं है। तो 1 kg का जो है ना रेफरेंस क्या बोला गया कि 1 kg इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, जिसको H से डिनोट करते हैं, आपको पता है ना, E इक्वल टू H न्यू होता है ना। तो प्लैंक कांस्टेंट अपॉन 0.6260715 इंटू 10⁻⁻34, इसको बोला गया 1 kg। यहां पे हमको एक कांस्टेंट मिल गया, तो ऐसा कुछ था 1 kg, जो कि एकदम लेटेस्ट इसको डिफाइन किया गया। तो अब हम आते हैं किस पे कि टाइम का क्या है, और वो हमारा लास्ट होगा। हम यहाँ पे सारी चीजें डिस्कस नहीं करेंगे कि जितने यूनिट है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। अब टाइम को, अब 1 सेकेंड क्या होता है वो देखते हैं। तो 1 सेकेंड जो बोला गया, ऐसा देखिए 1 अपॉन, ऐसा बोला गया कि एक दिन को हम 24 से डिवाइड करते हैं, तो टोटल आवर्स 60 मिनट 60 सेकेंड। तो आपको पता है ना इतना सेकेंड होता है एक दिन में, तो 1 डे डिवाइडेड बाय इतना 1 सेकेंड। एक्चुअली उस समय बोला गया कि एक दिन में इतना ही टाइम होता है, इतना ही सेकेंड होता है ऑफ द डे, 1 डे ऐसे बोल सकते हैं। तो ऐसा बोल, अब इस दिन को क्या बोला गया, मीन सोलर डे। जो ये दिन हुआ इसको क्या बोला गया, मीन सोलर डे। लेकिन ये भी चेंज होता है ना, एग्जैक्ट थोड़ा ना होता है कि एक दिन में 24 घंटे, थोड़ा सा सेकेंड इधर उधर रहता है, तो ये करेक्ट नहीं है। तो इसीलिए अब सबसे जो बेहतर आया, जो लेटेस्ट आया इंप्रूवमेंट के साथ, ताकि वो कभी चेंज ना हो, वो क्या हुआ, तो टाइम को कैसे डिफाइन किया गया, 2 हाइपर फाइन लेवल्स ऑफ, 2 हाइपर फाइन लेवल ऑफ cesium-133। इस लेवल पे जब साइकिल, टोटल नंबर ऑफ, ऐसे बोल सकते हैं, टोटल साइकिल, ऐसा बोल सकते हैं, टाइम टू कंप्लीट इतना साइकिल, टाइम टू कंप्लीट 9192631770 साइकिल्स ऑफ 2 हाइपरफाइन लेवल ऑफ cesium-133 एटम। अब देखिए सीजियम एटम जो है ना, हम थोड़ा सा जैसे जैसे एडवांस हम पढ़ेंगे उसमें हम जानेंगे कि ट्रांजिशन कैसे कैसे होता है एटम में इलेक्ट्रॉन का। तो वहां पे जो हाइपरफाइन एक लेवल ट्रांजिशन होता है, जो अभी सिलेबस से बाहर है ऐसा बोल सकते हो, तो वहां पे जो टोटल नंबर ऑफ साइकिल होता है, तो ना, टू टाइम टू कंप्लीट, जितना टाइम लगता है इतना साइकिल कंप्लीट करने में,
उसको 1 सेकेंड बोला गया, क्योंकि ये जो साइकिल है ना एटॉमिक लेवल पे एकदम फिक्स होता है, कभी चेंज होने वाला नहीं हो, कुछ भी हो जाए, कैसा भी सिचुएशन आ जाए, चेंज होने वाला नहीं है। इसीलिए इसको हमने क्या माना, रेफरेंस माना, और तब जाकर 1 सेकेंड को डिफाइन किया गया। समझ में आया? तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और फिर हम आगे मिलते हैं एक दूसरे लेक्चर के साथ, इसी का सेकंड लेक्चर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।